दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की और व्याख्या सहित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा इनको, क्योंकि परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से संबंधित होते हैं। वो प्रश्न इसी तरह के आते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न के उत्तर पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसका उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात पहले कर दी कि सबसे उचित विकल्प कौन सा रहेगा उसके लिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो अ है इसका धैर्य और दृढ़ता, ब शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, स अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता और द पढ़ाने की उत्सुकता। तो चारों में से कौन सा इसका सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों अ धैर्य और दृढ़ता। दोस्तों प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि उसमें धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक जो है किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की जो सहजता असहजता है उन समस्याओं को देख सके, उनका समाधान कर सके। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है दृढ़ता और धैर्यता। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या फिर सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। देखिए प्रश्न थोड़ा लंबा है, तो पहले आपको इनकी जो बिंदु है उसको ध्यान से देखना होगा कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पे भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या फिर सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये सारी जो घटना वह देखता वो पसंद नहीं आती। तो इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। देखिए अ क्या है, अ है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। ब है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। स है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। और द है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। देखिए अगर सबसे उचित इसका उत्तर देखें तो सबसे उचित इसका उत्तर है दोस्तों ब, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पे भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों को बैठने पर मान लीजिए किसी अभिभावक को परेशानी होती है, उन्हें ये चीज़ ठीक नहीं लगती है, तो सबसे पहली चीज़ तो या सबसे पहला कार्य अभिभावक का क्या होना चाहिए कि वह जाके शिक्षक से बात करे कि भाई आपने ऐसा क्यों कर रखा है, और शिक्षक पे विश्वास करना चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और फिर भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तब वह प्रधानाचार्य से अनुरोध कर सकता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि उसे अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करते हुए शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 3 कहता है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध बढ़ाने की तकनीक से। बोध यानी समझ।
बोध बढ़ाने की तकनीक से। तो उचित उत्तर क्या होगा? देखिए, मन का मानचित्रण। दोस्तों इसका उत्तर है स, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्या होता है इसका मतलब दोस्तों? दोस्तों मन का मानचित्रण का जो अर्थ होता है वो होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। यानी अगर हम बात करें कि किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेना, उसकी एक रूपरेखा बना लेना, तो उसकी रूपरेखा जब मन में बना ली जाती है तो मन का मानचित्रण हो जाता है। यानी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, आपने जो रूपरेखा बनाई है उसके ऊपर अनुसंधान किया जाना। तो इससे संबंधित किससे है ये? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4। अब प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बीच में चिंतन प्रारंभ करता है। यानी वह अवस्था कौन सी है? जहां पर तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बीच चिंतन प्रारंभ कर देता है कोई बालक। अ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और द संवेदी प्रेरक अवस्था। तो कौन सा इसका आंसर होगा? दोस्तों आंसर होगा इसका सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? बच्चा किसी वस्तुओं में, किन्हीं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। और इस अवस्था का प्रसार कब होता है? 7 से 11 वर्ष में। तो 7 से 11 वर्ष में ऐसे चिंतन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है और इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। और मनोवैज्ञानिक जो प्याजे हैं वो क्या कहते हैं? वो 5 तरह की योग्यताओं का उल्लेख करते हैं यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में, कि साहब ऐसी स्थिति के अंदर 5 चीज़ों का, 5 योग्यताओं का विकास होता है। इनमें संरक्षण की भावना आ जाती है, संरक्षण की भावना आ जाती है। दूसरा, इनमें संख्या बोध हो जाता है। तीसरा, इनमें ये क्रमानुसार वस्तुओं को प्रदर्शित करना सीख जाते हैं। चौथा, अगर बात की जाए तो वर्गीकरण करना सीख जाते हैं। और 5वीं अगर स्थिति की बात की जाए तो पारस्परिक जो संबंध है, पारस्परिक संबंधों की क्षमता जो है वो इनमें विकसित हो जाती है। तो ये 5 तरह की जो योग्यताएं हैं वो विकसित हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 5 कहता है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा सबसे बेहतर तरीका है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का? अ है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ब सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, स कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और द क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? उत्तर होगा इसका द। देखिए, जहाँ पर हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं के बारे में, तो वहाँ पर उनकी क्षमता के आधार पर विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का हमें प्रयोग करना होगा। यानी प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? सबसे बेहतर तरीका है कि अगर उन्हें कुछ समझाना है और तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार उसकी विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हुए उसे समझाना होगा, ताकि छात्र को पूर्ण रूप से समझ में आ सके चीज़ें। क्योंकि प्राथमिक स्तर का बालक जो है वो किसी एक ही विषय वस्तु के आधार पर हम बात करें तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको अलग अलग पद्धति के माध्यम से सिखाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण निम्न में से कौन करता है? तो अ प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, ब विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, स परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, द अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो अब क्या इसका आंसर होगा कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण किस प्रकार किया जा सकता है?
तो उत्तर है इसका दोस्तों अ, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध अगर कराया जाएगा तो उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा, बालक की सृजन शक्तियाँ जो है वो बढ़ती जाएगी जब उन्हें प्रतिभा, जो उनकी प्रतिभा है उसको निखारा जाएगा, उसको अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो उसको अवसर उपलब्ध करवाने पर वह अपनी सृजनात्मकता का विकास करता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, देखिए कहा जाता है कि बालक जो कार्य करता है उसे करने दिया जाए। बचपन में जो भी उसके द्वारा कार्य किया जाता है वो करने दिया जाए। कुछ खिलौनों को तोड़ता है, फोड़ता है, मरोड़ता है, जोड़ता है, ये सारी चीज़ें क्या उपलब्ध कराती है, ये सारी चीज़ें सृजनात्मकता का विकास करती है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की। और प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 7 कहता है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है तो कौन सी अवस्था है ये, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 12 वर्ष एवं ऊपर की है, संवेदी प्रेरक अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक की है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष की है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष तक की है। तो इसमें क्या कह रहा है ये, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। जब हम अमूर्त संक्रियाओं की बात करते हैं, अमूर्त संकल्पनाओं के चिंतन की बात करते हैं, तो ये अवस्था होती है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष के ऊपर की होती है। दोस्तों औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है और ये 11 वर्ष के बाद जो है वो होती है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। पे अगर हम बात करें तो इस अवस्था का बालक क्या करेगा, वह अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचारों को प्रदर्शित करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं, उनके अन्य बिंदुओं पर विचार प्रारंभ कर देता है, सोचने लग जाता है, वो व्यक्त करने लग जाता है अपने भावों को, और बालक के जो विचार हैं वो परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं। तो ये स्थिति कौन सी कहलाती है, यह स्थिति कहलाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की स्थिति। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सीखना कब समृद्ध हो सकता है, सीखना समृद्ध हो सकता है आंसर डी के कारण, यानी वास्तविक दुनिया से उपकरणों को कक्षा में लाया जाए और जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दोस्तों जहाँ पर अगर हम प्रक्रिया को सुगमता की बात करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया की सुगमता की बात करते हैं, तो शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखता है, सुनता है। इसलिए अगर शिक्षक के द्वारा भी वास्तविक जो उदाहरण हैं उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा, कक्षा में बताया जाएगा, तो शिक्षार्थी और अच्छी तरह समझेंगे। दोस्तों कई बार जब मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ, कक्षा के अंदर मैं कई चीज़ें बताता हूँ, उनके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाएं तो कक्षा के अंदर किस प्रकार के उदाहरणों को लें, जीवंत उदाहरणों को लें, ऐसे उदाहरणों को लें जो अपने आस पड़ोस में घटित होते हैं, हमारे समाज में घटित होते हैं, हमारे परिवार में घटित होते हैं। जब आप उनको बच्चों से रिलेट करेंगे तो बच्चा उसे अपने आप को वहाँ देखता है कि हाँ मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ, मैं भी इसी समाज का सदस्य हूँ, तो मैं इस स्थिति में होऊंगा तो मैं क्या करूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे सीखने की जो प्रक्रिया है वो और अधिक समृद्ध हो जाएगी। इसलिए जीवंत उदाहरणों को लेना चाहिए कक्षा के अंदर, ऐसे उदाहरण लेने चाहिए जो कि हमारी व्यावहारिकता से जुड़े हुए हों। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9। और प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है। दोस्तों प्रश्न में ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है माना जाता है, नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है।
दोस्तों ऐसे प्रश्नों में कई बार हम गलती कर जाते हैं कि हम प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ते हैं और नहीं और है पूछ रहा है या है पूछ रहा है उसको हम मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से आपको पढ़ना होगा कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो कौन सी नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका? उत्तर होगा दोस्तों इसका 4 नंबर। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, क्योंकि नहीं मानने की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए ऐसा क्यों दोस्तों? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां पे अधिगम होता है, तो भाई सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं पूछा है। और ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि सीखना क्या है, देखिए सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो वह जरूरी नहीं कि शैक्षिक संस्थान में ही वह चीजें सीखे एकमात्र, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं से भी सीख सकता है। कई बार कहा जाता है कि बच्चा जो है, जो सीखने की अगर उसमें प्रवृत्ति होगी तो वह कहीं से भी सीख लेगा, कोई सी भी परिस्थिति में सीख लेगा। वह समाज से भी सीखता है, वह परिवार से भी सीखता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था के अंदर हर बार कुछ ना कुछ नई चीज उसे सीखने को मिलती है। इसलिए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा संस्थान है, ये तो संभव नहीं है। तो अधिगम कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, सीखा कहीं से भी जा सकता है, इसीलिए ये एकमात्र विशेषता नहीं है इस चीज की। बाकी 3 जो है इसकी विशेषता है सीखने की, लेकिन ये विशेषता इसकी नहीं मानी जा सकती। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न। और ये क्या कहता है दोस्तों कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या है? 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। या फिर है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। इस प्रश्न को आपको जब पढ़ेंगे आप, तो लाइन को पढ़ते हुए उत्तर को साथ में देखना होगा, एबा सदय को मिला के देखना होगा कि कौन सी जो पंक्ति है वो सटीक यहाँ पर बैठ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर उत्तर की हम बात करें तो उत्तर संख्या बी जो है आपका सही प्रदर्शित होता है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर हम श्रव्य के माध्यम से उसे जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाएंगे, तो क्योंकि दृष्टिबाधित होने की अवस्था के अंदर क्या होगा, आप ब्लैक बोर्ड वगैरह के अंदर अगर कोई सामग्री आप देखेंगे तो वो तो उसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसे दिखेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में श्रव्य सीडी के माध्यम से, सुनने वाले प्रोसेस के माध्यम से वो चीज़ें उसे उपलब्ध करवाई जा सकती है और उसके साथ कक्षा में सामान्य सा व्यवहार करना चाहिए। कुछ विशेष उसके साथ व्यवहार प्रदर्शित नहीं करें तो वह क्या करेगा, वह अपने आप को और बच्चों के तुलनात्मक रूप से उनके साथ बैठकर पढ़ने का कार्य करता रहेगा, अन्यथा वह अपने आप को हीन रूप में महसूस करेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे बाल मनोविज्ञान से जुड़े हुए थे और परीक्षा की दृष्टि से इन्हें देखना इसलिए आवश्यक है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ मैं फिर आपके साथ चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।